मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हूँ। हम फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसका अध्ययन करेंगे, जिसका कालखंड 1000 से 1707 ईस्वी तक है। इस पेपर का अध्ययन हम ई कंटेंट और वीडियोस के द्वारा करेंगे। इससे पूर्व अध्ययन शुरू करें, मैं आपको ये याद दिला दूं कि पूर्व में मैं आपका जो पाठ्यक्रम है जो 5 यूनिट में विभक्त है वह डाल चुकी हूँ। उसकी एक छोटी सी समरी मैं आपको बता देती हूँ ताकि अध्ययन के लिए आपको सुविधा हो जाए। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमको मध्यकालीन भारत के जो मेन सोर्सेज हैं वो पढ़ने हैं और गजनी गौरी के आक्रमण। जो हमारा दूसरा यूनिट है जो कि 1200 से 1526 के मध्य है, उसमें हमें संपूर्ण सल्तनत काल के सुल्तानों का अध्ययन करना है। तीसरा यूनिट जो है हमारा मध्यकाल से संबंधित है, जिसका कालखंड 1526 से 1556 तक का है। इसमें हमें मुगलों के द्वारा शासन की स्थापना और अकबर के शासन के आरंभ की जानकारी लेनी है। जो हमारा इसमें चौथा यूनिट है जो कि उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, उसमें हमको 1556 से 1707 तक के इतिहास की जानकारी लेनी है, जिसमें कि हमको राजपूतों के साथ दक्षिण, मराठों, मध्य एशिया, फारस के इन संबंधों की जानकारी और उसका अध्ययन करना है। इसके अलावा मुगल प्रशासन, समाज, प्रशासनिक ढांचा, कृषि, सल्तनत काल, उलेमा, दरबारी वर्ग, जमींदार वर्ग, इन सभी का सम्मिलित रूप से अध्ययन करना है। पांचवा और अंतिम यूनिट जो है उसमें हमको मुगल साम्राज्य का पतन और दक्षिण भारत में जो साम्राज्यों का उदय हो रहा था, प्रांतीय साम्राज्यों का, उनका अध्ययन करना है। धर्म, संस्कृति और भक्ति और सूफी आंदोलन का अध्ययन करना है और मुगल स्थापत्य कला। इसी के साथ हमारा ये जो फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है 5 यूनिट के साथ यहाँ आकर के समाप्त हो जाएगा। हमारा जो ये अध्ययन है वह ई कंटेंट और वीडियो के द्वारा करवाया जाएगा और फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जो महमूद गजनवी से संबंधित है, जिनका कि कालखंड 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक का है। महमूद गजनवी 998 से 1030 तक प्रारंभ में लेंगे हम प्रस्तावना। विश्व इतिहास में इस्लाम धर्म का उत्थान एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अरबों, ईरानियों और तुर्कों ने इस्लाम धर्म तथा साम्राज्य का प्रचार एवं प्रसार में मुख्य रूप से भाग लिया था। 100 वर्षों से भी कम समय में इनका विस्तार अटलांटिक समुद्र से पूर्व में सिंधु नदी तक, उत्तर में कैस्पियन सागर तक और दक्षिण में नील नदी की घाटी तक हो गया था। सर्वप्रथम इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार में अरबों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में सबसे पहले प्रवेश करने वाले अरब ही थे। 8वीं सदी के आरंभ में यद्यपि अरबों ने सिंध प्रदेश जीत लिया था, परंतु वह स्थायी राज्य स्थापित करने में असफल रहे थे। अरबों की विलासिता एवं दुर्बलता का लाभ उठाकर ईरानियों ने इस्लाम का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया था। ईरानियों के पश्चात इस्लाम का नेतृत्व तुर्कों के हाथों में चला गया था। इन तुर्कों ने ही इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में इस्लामी राज्यों को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं तुर्कों को प्राप्त है। तुर्क कौन थे? ईसा की प्रारंभिक सदियों में तुर्क चीन की पश्चिमोत्तर सीमा के समीप गोबी नामक रेगिस्तान के पास से साइबेरिया के दक्षिण में रहते थे। लूटमाट करना तथा खाना बदोश की तरह भ्रमण करना इनका स्वभाव था, जिसकी वजह से हिंसात्मक एवं सामरिक प्रवृत्ति तुर्कों में आ गई थी। अरबों ने जब मध्य एशिया में इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार किया, तब इस धर्म के प्रभाव में आकर अपने अपने राजवंश स्थापित करने हेतु सभी प्रयत्नशील हो गए थे। हालांकि इस समय कबीलियाई संस्कृति थी। 8वीं शताब्दी में इन्हीं तुर्कों ने इस्लामिक प्रदेशों पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था।
चारित्रिक विशेषताओं के मद्देनजर यह तुर्क अरबों की तरह सूझबूझ वाले थे, न ईरानियों जैसी इनमें विनम्रता थी। वस्तुतः यह भौतिकतावादी एवं व्यवहारिक व्यक्ति थे। अपनी तलवार की शक्ति पर अगाध विश्वास रखते थे। सांसारिक सुख एवं ऐश्वर्य प्राप्त करने के अदम्य लालसा थी। इसी ने इन्हें साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। प्रारंभिक तुर्क आक्रमण। भारत में प्रारंभिक आक्रमण करने वाले गजनी के तुर्क थे। गजनी का नगर अफगानिस्तान के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित था। 962 ईस्वी में अल्पतगीन नामक तुर्क ने गजनी को अपना केंद्र बनाकर एक छोटा सा राज्य स्थापित किया था। गजनी नगर में इस सत्ता के उदय के कारण इसे इतिहास में गजनवी वंश के नाम से जाना गया था। इस राजवंश का मूल नाम यामिनी वंश था। अल्पतगीन समन वंशीय सुल्तान का दास था। समन वंश के कमजोर होते ही अल्पतगीन सुल्तान बन गया। 963 ईस्वी में अल्पतगीन की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र इसहक गद्दी पर बैठा, जिसकी 966 ईस्वी के लगभग मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बलकतगीन नामक सेनानायक गद्दी पर बैठा, जिसकी 972 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बलकतगीन का दास पीराई गजनी की गद्दी पर बैठा और तभी से उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित हिंदूशाही राजाओं से संघर्ष आरंभ हो गया था। हिंदूशाही राजा जयपाल को नवोदित तुर्क सत्ता अच्छी नहीं लगी और अपने पुत्र के नेतृत्व में एक विशाल सेना गजनी पर आक्रमण के लिए उन्होंने भेज दी थी। किंतु इसी समय एक तुर्क सरदार, जिसको कि हम सुबुक्तगीन के नाम से जानते हैं, के अचानक आक्रमणों से हिंदूशाही सेना पराजित हो गई थी। अपनी लोकप्रियता को देखते हुए सुबुक्तगीन ने दास पीरई को अपदस्थ करके 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने पश्चिमोत्तर सीमाओं पर आक्रमण कर हिंदूशाही राजाओं के लिए संकट पैदा कर दिया था। 991 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने पुनः हिंदूशाही राजाओं पर आक्रमण किया तथा लमगान तक का प्रदेश जीत लिया था। यद्यपि दिल्ली, अजमेर, कालिंजर के राजाओं ने हिंदूशाही राजा जयपाल का साथ दिया था, किंतु फिर भी हिंदूशाही राजा परास्त हो गए थे। इसके बाद पेशावर की प्राप्ति तुर्कों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रही थी। पेशावर को भारत पर आक्रमण का आधार बनाकर हिंदूशाही राजाओं को परास्त करना ज़्यादा सरल लग रहा था तुर्कों को। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। इतिहासकारों ने सुबुक्तगीन के आक्रमणों को जिहाद की संज्ञा दी। सुबुक्तगीन का पुत्र ही महमूद गजनवी 998 में गजनी का सुल्तान बना था। महमूद गजनवी का प्रारंभिक जीवन। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था, जब उसके पिता सुबुक्तगीन एक सामान्य से अधिकारी थे। उसकी माता जाबुलिस्तान के तुर्क सरदार की पुत्री थी। पिता की ओर से उसने अनेक युद्धों में भाग लिया था। 994 ईस्वी में महमूद ने खुरासान की सेना का संचालन किया था। इसीलिए महमूद को खुरासान का सूबेदार भी बाद में नियुक्त कर दिया गया था। पिता की मृत्यु के समय महमूद खुरासान में ही था। फलतः गजनी के कुछ अमीरों ने मिलकर महमूद के छोटे भाई इस्माइल को सुल्तान बना दिया था, जिसे महमूद ने सुल्तान मानने से इनकार कर दिया था। फलतः दोनों भाइयों में गद्दी के लिए भीषण संघर्ष आरंभ हो गया था, जिसमें इस्माइल पराजित हो गया और महमूद ने अपने भाई का वध न करके उसे जीवन दान दिया। फलतः 998 में अत्यधिक शानो शौकत के साथ उसने गजनी में अपना राज्यारोहण करवाया था। उसके साथ ही खुरासान भी गजनी में सम्मिलित कर लिया गया था, जहाँ पर कि वह अभी तक सामंत के रूप में कार्य करता आ रहा था। राज्यारोहण के समय में महमूद गजनी ने 2 उपाधियां मुख्य रूप से धारण की थी, जिनका कि मैं यहाँ उल्लेख करना ज़रूरी समझती हूँ। एक तो अमीनुल मिल्लाह
जिसका शाब्दिक हिंदी में अर्थ है मुसलमानों का संरक्षक। दूसरी थी यमीन उद दौला, जिसका कि हिंदी में अर्थ है साम्राज्य का दाहिना हाथ। इतिहासकार उत्बी का कथन है, ऐसी उपाधियां एवं सम्मान इससे पहले किसी भी सुल्तान को नहीं मिला था। महमूद खलीफा के सामने नतमस्तक था, किंतु राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण रूपेण वह स्वयं को स्वतंत्र शासक मानता था। मृत्यु पर्यंत उसने कभी किसी भी राजनीतिक सत्ता का प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया था। दीर्घकालीन संघर्ष के कारण महमूद को अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। अनेक षड्यंत्रों से उसको जूझना पड़ा था, अनेक विद्रोहों का सामना भी करना पड़ा था, किंतु अपने पराक्रम एवं सूझबूझ से महमूद एक के बाद एक सफलता हासिल करता चला गया। भारत पर उसने इसी कारण लगभग 17 आक्रमण किए थे। प्रोफेसर हबीब का एक कथन और मैं आपको बता देती हूँ। महमूद धन का लालची पहले था, धार्मिक व्यक्ति बाद में था। शायद ये इन आक्रमणों का कोई कारण रहा होगा, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। दूसरा, प्रोफेसर हैवेल, महमूद बगदाद के खलीफा के विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाता यदि उसे वहां से अपार धन प्राप्त होता। भारत पर महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य। महमूद ने अपनी शक्तिशाली सेना, रण कौशल और सफल नेतृत्व के बल पर अपने पड़ोसी राज्यों पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था। इस प्रकार उसने 999 में खुरासान, 1002 में सीस्तान, 1012 में गरिश्तान, 1017 में ख्वारिज़म और उसके बाद 1019-20 में गौर राज्यों को परास्त कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इन प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर महमूद ने अब अपना पूरा ध्यान भारत की ओर आकृष्ट किया था। कहते हैं कि खलीफा को प्रसन्न करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह प्रतिवर्ष भारत के मूर्ति पूजक हिंदुओं के विरुद्ध धर्म युद्ध करेगा, किंतु उन युद्ध के कुछ कारण, उद्देश्य व लक्ष्य रहे थे जो मैं अब आपको बताऊंगी। महमूद गजनवी के भारत पर किए गए आक्रमणों के अंतर्गत उनके उद्देश्य और लक्ष्य। सबसे पहले हम करेंगे अध्ययन आर्थिक उद्देश्यों का। महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 तक भारतवर्ष पर 17 आक्रमण किए और देश के विभिन्न क्षेत्रों में लूटपाट की। आखिर उसके इन आक्रमणों के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, इस प्रश्न को लेकर विद्वानों के बीच में गहरा मतभेद है। वस्तु अनेक उद्देश्य और प्रयोजन सिद्ध करने का प्रयास किया है, लेकिन हम कुछ उद्देश्य और प्रयोजन संक्षिप्त में लेंगे, जैसे कि प्रोफेसर हबीब, डॉक्टर मोहम्मद नाजिम, डॉक्टर SM जाफर जैसे विद्वान महमूद के आक्रमणों का प्रधान उद्देश्य लूटपाट का लोभ और धन हासिल करना मानते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ये मानते हैं और डॉक्टर LR शर्मा ये मानते हैं कि भारत में सदियों से वंचित धन को लूटना ही उसका प्रधान उद्देश्य था। इसी कारण वह भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा था। जो है भारत का साम्राज्य की अपेक्षा कम, भारत अन्य साम्राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा संपन्न था। इसकी संपन्नता में वह अपनी जो संपन्नता उसमें वृद्धि करना चाहता था, इसीलिए वह भारत पर सुचारू और संगठित होकर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। इसके लिए उसे बहुत से धन की आवश्यकता थी और ये धन की आवश्यकता भारत के संपन्न मंदिरों, संचित विपुल धनराशि से ही पूरी की जा सकती थी। महमूद गजनवी का इन आक्रमणों के अंतर्गत अगला एक उद्देश्य धार्मिक भी माना गया है। अनेक इतिहासकार अभी तक ये मानते आए हैं कि महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना भी था। उसका दरबारी लेखक कुतुबी ने लिखा है कि भारत पर उसके आक्रमण जिहाद के रूप में थे और उनका उद्देश्य भारत में प्रचलित मूर्ति पूजा को समाप्त कर इस्लाम का प्रसार करना था। इसलिए महमूद ने मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ा और लूटा। उसने खलीफा को ऐसा
करने का आश्वासन भी दिया था। कुछ मुस्लिम लेखकों के अनुसार महमूद न केवल इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था बल्कि अपने चिन्हों पर सभी का अनुकरण कराना चाहता था। वह सभी को पाक मुसलमान बादशाह का गर्व होने का अनुभव कराना चाहता था। डॉक्टर ताजिम का कथन है कि एक धर्म प्रचारक के रूप में उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए महमूद गजनवी को। उनका मत है कि सोमनाथ के मंदिर की क्षति मूर्ति पूजा पर इस्लाम की चमत्कारपूर्ण विजय थी और धर्म रक्षक के रूप में समस्त मुस्लिम संसार में महमूद की प्रशंसा की गई थी। महमूद गजनवी के आक्रमणों का एक उद्देश्य राजनीतिक भी था। कुछ इतिहासकारों की अवधारणा है कि महमूद भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना भी करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने पंजाब को जीता था। गिबन, C.B. वैद्य, डॉक्टर नाजिम उसे एक सफल शासक भी मानते हैं, किंतु कुछ ऐसे प्रमाण भी हैं जिसके आधार पर सहज ये कहा जा सकता है कि भारत में साम्राज्य स्थापित करना महमूद गजनवी का लक्ष्य शायद नहीं था। कारण अब उसके में 2-3 कारण हैं जो मैं आपको बताऊंगी। हम यहाँ पक्ष और विपक्ष में दोनों ही तर्क दे रहे हैं। पहला, पंजाब को उसने अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। वह पंजाब को अपने कार्यकलापों का केंद्र बनाकर भारत पर सुगमतापूर्वक बार बार आक्रमण करने की योजना बनाई थी। दूसरा, महमूद ने उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों पर आक्रमण किया, जीता, किंतु सिर्फ पंजाब को छोड़कर उसने किसी भी क्षेत्र पर अपना अधिकार नहीं किया। अगर वह अपने साम्राज्य की स्थापना की इच्छा रखता था तो वह ऐसा कभी नहीं करता। तीसरा एक बिंदु और इसमें, महमूद इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि भारत एक विशाल देश है, अतः उस पर गजनी जैसे दूरस्थ नगर से शासन करना इतना आसान नहीं है। वैसे भी उसका अपना ही साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत था। भारत के मिल जाने से उसका विस्तार और अधिक हो जाता और ऐसे विस्तृत साम्राज्य को सुरक्षित एवं संभाल कर रखना कम से कम एक व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं था। एक अन्य कारण इसमें और दिया गया, मैं बताती हूँ आपको। भारत की गर्म और आर्द्र जलवायु ठंडे प्रदेश में रहने वाले महमूद के समर्थकों के अनुकूल नहीं थी। वो हिंदुस्तान आना ही नहीं चाहते थे। एक अंतिम कारण और दिया गया है, भारतीय राज्यों को लूटना तो सहज हो सकता था, किंतु उन पर विजय प्राप्त कर स्थायी शासन स्थापित करना बहुत ज़्यादा कठिन था। महमूद ऐसी कठिनाई को मोल नहीं लेना चाहता था। महमूद गजनवी के आक्रमणों के उद्देश्यों और लक्ष्यों में कुछ बातें और हैं जो मैं अब आपको बता देती हूँ। हस्ती दल की प्राप्ति, यानी कि हाथियों के दल की प्राप्ति। महमूद मध्य एशिया में लगातार युद्धरत था और अपने साम्राज्य को विस्तार कर रहा था। वह मध्य एशिया में युद्धों के लिए हाथी प्राप्त करना चाहता था और भारत पर आक्रमण करके उसे हाथी और महावतों की प्राप्ति दोनों ही हो रही थी। दूसरा, खलीफा का आदेश। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि 999 ईस्वी में खलीफा ने महमूद को सुल्तान स्वीकार कर उसे उपाधियों से अलंकृत कर दिया था। तब महमूद ने उसे प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करने का वचन दिया था। भारत पर अनेक बार आक्रमण करके वह अपना एक तरह से वचन निभा रहा था। मंदिरों का विनाश और उसकी लूट। महमूद कट्टर सुन्नी मुसलमान तो था ही, वह लालची भी था। धर्मांधता ने उसने मंदिरों और मूर्तियों का विनाश के लिए प्रेरित कर दिया था, किंतु साथ ही साथ मंदिरों की वर्षों से संचित धनराशि पर भी उसकी नज़र थी और इसे प्राप्त करना भी उसका एक उद्देश्य और लक्ष्य रहा था। मथुरा और थानेश्वर के मंदिरों को उसने बुरी तरह से विध्वंस किया था। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने से महमूद गजनवी की प्रतिष्ठा मुस्लिम सुल्तानों की दृष्टि में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। भविष्य में तुर्क सेनापतियों और भारतीय मुस्लिम सुल्तानों ने भी मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने फोड़ने में महमूद की नीतियों का ही अनुकरण किया था। कुशल कारीगरों को प्राप्त करना।
महमूद गजनवी एक कला प्रेमी व्यक्ति भी था। ये बड़े आश्चर्यजनक तथ्य है। वह गजनी में भव्य भवनों का निर्माण कराना चाहता था। इसके लिए वह भारत से अपने साथ कुशल कारीगर भी ले गया था आक्रमणों के उपरांत। अतः कहा जाता है कि उसके बाद के आक्रमणों में भारत से कुशल कारीगर प्राप्त करना भी एक उद्देश्य बना लिया था। वस्तुतः कम या अधिक मात्रा में यह उद्देश्य महमूद को पूरे करने थे और इसीलिए उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ और लगभग 17 आक्रमण उसने किए। इसी के साथ हमारा ये जो महमूद गजनवी के आक्रमणों का उद्देश्य और लक्ष्य थे, ये हमारा जो अध्ययन है यहाँ समाप्त हो रहा है। इसी अध्ययन को हम आगे महमूद गजनवी के जो 17 आक्रमण है उसमें जारी रखेंगे।